महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में मराठी लोगों के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन मेलघाट में धारणी तहसील में शुरू से ही सौतेला व्यवहार होता रहा है। इससे आहत धारणी क्षेत्र के अनेक नागरिकों ने मध्य प्रदेश के खंडवा बुरहानपुर जिले में शामिल होने का निर्णय लिया है, जिस वजह से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद बढ़ने की चर्चा होने लगी है। मेलघाट में सवाल और समस्याएं अब भी जस की तस है। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी यहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमरावती जिले के 160 किलोमीटर दूर धारणी के प्रशासन के अधिकांश अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जा रही है। विकास के मामले में मेलघाट को अभी भी जिला प्रशासन का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। यहाँ के नागरिकों को हर काम के लिए अमरावती आने के लिए 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अधिकारियों के न मिलने पर भी आर्थिक भार उठाना पड़ता है। धारणी स्थित मुख्य कार्यालय में अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं। कई अधिकारी और कर्मचारी अमरावती से सप्ताह में एक बार आते हैं और वापस चले जाते हैं। ऐसे अनेक कारणों से नागरिक त्रस्त हैं और उन्होंने शहर से सटे मध्य प्रदेश में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है। मैं यहाँ पर 15 सालों से जिला परिषद सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे निगरानी में एक बात आई है कि हमारा जो धारणी तालुके का नुकसान हो रहा है वो सिर्फ हम आज महाराष्ट्र में हैं इसलिए हो रहा है, जबकि हम यदि मध्य प्रदेश में शामिल हो जाते हैं तो हमको सारी सुख सुविधा मिलती है। और ये जो हमारे 70 गांव महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए है, कुपोषण जो हमारे 30 साल से चल रहा है, वो कुपोषण का एकमात्र कारण है कि जिले से और महाराष्ट्र से हमारा कटा हुआ भाग है। 170 किलोमीटर दूर हमारा जिला है खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल हमारे को 60-70 किलोमीटर पे। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि हमको धारणी तालुके को मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए, क्योंकि धारणी तालुका हमारा यदि मध्य प्रदेश में शामिल होता है तो सही में विकास देखने को मिलेगा जो हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर के गाँव में देख रहे हैं। मांडवा तहसील में MIDC 30 वर्षों से सड़ रहा है, जहां आजादी के बाद से कोई उद्योग नहीं है। बेरोजगार युवाओं के लिए वहां कोई उद्योग शुरू नहीं किया गया है। तहसील में उद्योग के लिए कपास, अरहर, बांस, तेंदुपत्ता, सोयाबीन आदि की काफी मात्रा है। हालांकि आज तक यहाँ कोई लघु उद्योग शुरू नहीं किया गया है। यहाँ सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार काम की तलाश में हैं। इसलिए यहाँ के नागरिकों ने मध्य प्रदेश के जिले में शामिल किए जाने की इच्छा जताई है। हमारी मांग पूरी करो, अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल द्वारा 27वीं राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य से 16 टीम शामिल हुई है। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल कामगार कल्याण निधि अधिनियम 1953 अंतर्गत कामगार और कामगारों के परिवारों के समग्र विकास के लिए लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी श्रृंखला में आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 250 कलाकारों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में आधारी नृत्य, गोंडी नृत्य, कालबेली यानी राजस्थानी नृत्य, पराई अलहम आदिवासी पावरा नृत्य, गजन नृत्य, ढीमसा आदिवासी लोक नृत्य, ढोल नृत्य, रणप्या हरियाणवी नृत्य, होजागिरी, थपेटा गोलू आंध्र प्रदेश, ममिता होजागिरी नृत्य, गोला नृत्य आदि लोक नृत्य देखने को मिले। इस दौरान कलाकारों के नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। इस प्रतियोगिता के परीक्षक के रूप में डॉक्टर मनोज उज्जैनकर, भारत मोंढे और किरण आर भेले ने निभाई। राज्य के कामगार मंत्री डॉक्टर सुरेश खाड़े के OSD प्रमोद फडणवीस, प्रभारी सहायक कल्याण आयुक्त वैशाली नवाघरे, अमरावती कामगार कल्याण अधिकारी सत्यजीत चौधरी, मुंबई स्थित सहायक कल्याण आयुक्त माधवी सुर्वे, निधि निरीक्षक राजेश पाठराबे के साथ ही आमंत्रित सदस्य और अन्य दर्शकों ने इस कार्यक्रम को खूब सराहा। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल द्वारा आयोजित 27वीं राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता अमरावती में संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में नागपुर की टीम ने प्रथम तथा कोल्हापुर की टीम ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल द्वारा राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को इस प्रतियोगिता का फाइनल राउंड हुआ। इस प्रतियोगिता में नागपुर की टीम ने प्रथम, कोल्हापुर की टीम ने द्वितीय और वर्ली की टीम ने तृतीय, सांगली की टीम ने प्रथम पारितोषिक तथा अमरावती को द्वितीय प्रोत्साहन पर पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त
किया। विजेता कलाकारों की टीमों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नगद स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अमरावती, कामगार कल्याण औरंगाबाद, कामगार मुक्ताचा घेऊ। महाराष्ट्र राज्य मिनी ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता पुणे में 2 से 12 जनवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही 5 से 8 जनवरी के दौरान अमरावती जिले के धनु विद्या क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में अमरावती के विभागीय क्रीड़ा संकुल में आयोजित कार्यक्रम में मिनी ओलंपिक क्रीड़ा मशाल को विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे, जिलाधिकारी पवनीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव प्रमोद चंदुरकर, महाराष्ट्र तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष प्रशांत देशपांडे, खेल उपनिदेशक विजय संतान, जिला खेल अधिकारी विजय खोखले सहित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के खिलाड़ी और खेल प्रेमी विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र इस मशाल के साथ रैली में शामिल हुए। इरविन चौक, जयस्तंभ चौक, श्याम चौक, राजकमल चौक, राजापेट चौक, नवाठे चौक, साई नगर चौक, बडनेरा RDI के कॉलेज मार्ग से रैली गुजरी। अमरावती शहर के नवाथे प्लॉट क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स के निर्माण को रद्द किया जाए और मार्केट बनाया जाए, ऐसी मांग स्थानीय नागरिकों ने की है। इस मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा कृति समिति ने मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा है। अमरावती शहर के नवाथे क्षेत्र में कोई बड़ा बाजार नहीं होने के कारण नागरिकों, छात्रों और महिलाओं को जीवन आवश्यक सामान खरीदने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन की समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही इस इलाके में 100% मध्यम और गरीब वर्ग रहता है। इस क्षेत्र में शुरू होने वाले मल्टीप्लेक्स के लिए उनका कोई उपयोग नहीं होगा। साथ ही भविष्य में इस क्षेत्र के लिए मल्टीप्लेक्स कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मल्टीप्लेक्स को बदलकर जीवनावश्यक वस्तु का बाजार बनाया जाए तो नागरिकों को इससे सुविधाएं होगी। इसके लिए लोगों को विश्वास में लेकर विकास करना चाहिए। ऐसी मांग शुक्रवार को नागरिक सुरक्षा कार्य समिति की ओर से मनपा आयुक्त को दिए निवेदन के माध्यम से की गई। इस समिति में भाजपा के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। महानगरपालिकेला नवाथे प्लॉट येथील मल्टीप्लेक्सच्या विरोधात एक निवेदन देण्यात आलं आहे। विषय असा आहे की महानगरपालिका हॉटेल रंगोली पलच्या खुल्या जागेमध्ये एक मोठं मल्टीप्लेक्ससाठी त्यांनी एक निविदा काढली आहे। पण मल्टीप्लेक्सचा या परिसरात सामान्य नागरिक राहत असल्यामुळे, सामान्य मध्यम व गरीब वर्ग राहत असल्यामुळे या मल्टीप्लेक्सचा आपल्या अमरावतीतल्या परिसरातील जनतेला काहीच उपयोग होणार नाही। मल्टीप्लेक्समध्ये मोठमोठे दुकान असतात, करोड रुपये त्याची किंमत असते। सामान्य माणसाला दुकान घेण्याची ऐपत मल्टीप्लेक्समध्ये नसते। त्यामुळे आम्ही नागरिक सुरक्षा समितीतर्फे असे निवेदन करण्यात आले की इथे एक असं संकुल उभं करा की जिथे सब्जी मंडी असायला पाहिजे, जिथे शालेय उपयोगी वस्तू मिळायला पाहिजे, जिथे पूजा सामुग्री मिळायला पाहिजे, कपडा मार्केट असो, धान्य मार्केट असो, एकाच छताखाली सगळे दुकानं एका संकुलात असावे, असं संकुल महानगरपालिकेने उभे करावे। नवाथे प्लॉट येथे अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने मल्टीप्लेक्स सुरू करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे आणि त्या आमच्या माहितीप्रमाणे ते मल्टीप्लेक्सच्या निर्माणकरिता त्यांनी ते विविध प्रक्रिया सुरू केलेली आहे। परंतु तो जो भाग आहे रविनगर, चौरेनगर, राजापेठ, शंकरनगर, महावीरनगर, देशपांडे प्लॉट, सुशीलनगरपासून जो टोटल जो परिसर आहे गोपालनगर, तो भाग म्हणजे 100% मध्यमवर्गीय लोकांचा आहे। त्या मार्गावर आधी 4-5 मोठे मॉल उघडलेले आहे, मल्टीप्लेक्स उघडलेले आहे। परंतु त्या मध्यमवर्गीय लोकांची त्या मल्टीप्लेक्समध्ये काही वस्तू घेण्याची काही ऐपत नाही आहे किंवा त्यांची मानसिकता आहे किंवा त्यांची परिस्थिती नाही आहे। त्यामुळे नवीन तिथं जर मल्टीप्लेक्स उघडलं तर त्या स्थानिक लोकांना काही फायदा होणार नाही। म्हणून आमच्या सर्व लोकांची अशी मागणी आहे, सर्व पक्षीय लोकांची अशी मागणी आहे की तिथे एकच मोठा बाजारपेठ उघडण्यात यावं आणि त्या बाजारपेठमध्ये मोठी सब्जी मंडी, शाळेच्या शिक्षणाला लागणाऱ्या सर्व वस्तू, पूजापाठला लागणाऱ्या सर्व सामुग्री व इतर धान्याचे दुकानं किंवा इतर ज्याही गोष्टी आहे ते एकाच मार्केटमध्ये, एकाच बाजारपेठमध्ये सर्व नागरिकांना भेटल्या पाहिजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता अजित पवार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने श्रद्धांजलि व्यक्त की है। ज्येष्ठ मातेचे शुक्रवार दिनांक 30 डिसेंबर 2022 रोजी दुःखद निधन झाले आहे। सन्मान्य सदस्यांनी स्तब्ध उभे राहून
शोक प्रस्ताव संमत करावा अशी विनंती आहे. ओम शांती शांती. सदस्यांनी खाली बसावे. शोक प्रस्ताव संमत करण्यात आला आहे. प्रस्तावाची एक प्रत व विधिमंडळाचे स्मृतिपत्र शोकाकुल कुटुंबियाकडे पाठवण्यात येईल. विधायक बच्चू कडू ने प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भेदभाव होने की बात पर नागपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक तंबू में बैठकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौनखेड़ी में आंदोलन पर बैठे बच्चू कडू से मुलाकात कर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया, जिसके बाद बच्चू कडू ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के मुद्दे को लेकर सत्ता में सहभागी विधायक बच्चू कडू के आंदोलन पर बैठने के बाद आखिरकार उनकी मांग सरकार तक पहुंची गई. सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए विधायक बच्चू कडू तंबू डालकर आंदोलन पर बैठे थे, जिसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद आंदोलन स्थल पर जाकर विधायक बच्चू कडू से मुलाकात किए और उनकी मांग पर जल्द से जल्द निर्णय लेने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये सरकार सरसामान्य जनता की सरकार है, इसलिए जनहित में जल्द फैसला लिया जाएगा. जसं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांची एक संकल्पना आहे की सर्वांसाठी घरं, तर यांची काय अशी मोठी मागणी नाही, परंतु आता त्या बाबतीमध्ये नक्की एक सकारात्मक बैठक घेऊ. त्यानंतर काय याच्यासाठी करता येईल ते नक्की. शेवटी सरकार देखील सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे. पालमुक्त महाराष्ट्राकडे वाटचाल सुरू होईल. आता मी काही तातडीने लगेच काही बोलत नाही, परंतु नक्की सरकार या बाबतीमध्ये सकारात्मक विचार करेल. विधायक बच्चू कडू ने कहा कि जब तक इन तंबू में रहने वाले लोगों का अपना पक्का घर नहीं बनता, तब तक मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा. वैसे उन्होंने ये भी कहा कि उनके आंदोलन से आज मुख्यमंत्री को भी समस्या को जानने के लिए तंबू तक आना पड़ा. वाल्यांसाठी राहील. आमचं तर असं मत आहे का जातीवर आधारित केल्यापेक्षा घराच्या परिस्थितीवर घरकुल भेटलं पाहिजे. डायरेक्ट जिओ टॅगिंग करा. मातीचं घर आहे, फोटो काढा, त्याच्यावर ग्रामपंचायत ग्रामसेवक तलाठी आमचा सरपंचाची सही घ्या आणि त्याला डायरेक्ट घर द्या. काही उत्पन्नाचा दाखला नाही, काही मातीचा घरवाल्याचं काय श्रीमंत राहणार आहे. आणि मग ही लढाई आता सुरुवात केली. आणि जोपर्यंत या पालीचं घर आणि मातीचं घर हे विटा सिमेंटचं होत नाही, तोपर्यंत बच्चू कडू हा मुद्दा सोडणार नाही. मरते दम तक हम लढेंगे. आणि या सगळ्यांचं आम्ही घराची जे मागणी पूर्ण केल्याशिवाय आमचा कार्यकर्ता आम्ही सगळेजण स्वस्थ बसणार नाही. विपक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने फुसकी बम बताया है. मला तर आश्चर्य वाटतं की 164च्या बहुमताने सरकार आलाय आणि महाविकास आघाडीला मला वाटते अजून त्यांची आत्मपरीक्षणाची वेळ, खरं तर त्यांची नामुष्की होईल. त्यांची एवढी नामुष्की होईल की जर हा ठराव आला ना, ते 184च्या वर मतं पडतील आणि नामुष्की होईल. आणि त्यामुळे असे फुसकी बाम सोडू नये. हे फुसकी बाम आहे. अविश्वास ठराव पहिल्या दिवशी आणायला पाहिजे होता. अविश्वास ठराव आणायचा तर पहिल्या दिवशी आणायला पाहिजे. शेवटच्या दिवशी फुसकी बाम म्हणजे मीडियामध्ये बाबा आम्ही काही मोठा बॉम्बस्फोट करून चाललो आहे आणि आम्ही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला आहे. कशाला गती करून घेता, कशाला नामुष्की करून घेता. तुमचे 20-25 पुन्हा येणार आहे. आणि त्यामुळं उद्या जर सभागृहात हा विषय आला आणि मतदान झालं तर 184च्या वर मतं मिळतील. 184च्या वर. शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया. इस बार अधिवेशन में विपक्ष सरकार पर लगातार हावी रहा. अधिवेशन के आखिरी दिन भी विपक्ष ने अपना आक्रामक रवैया दिखाते हुए विधान भवन की सीढ़ियों पर आंदोलन किया. इस दौरान विपक्ष ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का निषेध करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. साथ ही मंत्री अब्दुल सत्तार और संजय राठौड़ के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की.
आज या ठिकाणी 2 बुजगावणे महाविकास आघाडीच्या वतीनं उभे करण्यात आले होते. बुजगावणे जे असतात शेतात उभे करत असतात, शेतातलं पीक खाऊ नये म्हणून. पाखरांनी, कावळे असतात, चिमण्या असतात, वेगळे पक्षी असतात. आज या महाराष्ट्रामध्ये 2 बुजगावणे आहेत, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच्या स्वरूपामध्ये. कारण हे काही करतच नाहीये, फक्त उभे आहेत. कारण भूखंडाचा NITचा विषय मांडला, या सरकारनं काहीच म्हटलेलं नाही. अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, उदय सामंत यांचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण विरोधी पक्षाने आम्ही समोर आणले, या सरकारने काहीच भूमिका मांडली नाही. महापुरुषांच्या अवमानाच्या विषयी महाविकास आघाडीनं सातत्यानं भूमिका मांडली, यांनी याच्यात कोणतीही भूमिका मांडलेली नाही. आणि म्हणून अशा पद्धतीनं अतिवृष्टी असेल, सततचा पाऊस असेल, संत्रा उत्पादकांना दिलासा द्यायचा असेल, कोणताही निधी या सरकारने आतापर्यंत विदर्भाला नव्हे तर महाराष्ट्राला उभा करून दिला नाही. आणि म्हणून हे सरकार असून नसल्यासारखं आहे, बुजगावणं स्वरूप हे सरकार आहे. आणि ते प्रतिकात्मकरित्या आज महाविकास आघाडीच्या वतीनं इथं उभं करण्यात आलेलं होतं. हे पहा, बुजगावणं, मी शेतकरी आहे, बुजगावणं शेतात पाखरांना असं वाटावं की इथं कोणीतरी व्यक्ती या पिकाचं राखण करतंय. परंतु हे ज्याला कळतं एखाद्या पाखरांना की हे नुसतं बुजगावणं आहे, तर त्याच्या समोर पाखरं येऊन शेतातले कणसावरचं पीक खाऊन जात असतं. तसंच इथं झालेलं आहे. हे आहेत दोघे, पण ते बुजगावणे स्वरूप आहे. कारण इथले गायरान खाल्ले जातात, इथले भूखंड खाल्ले जातात, इथला मेगा सिटी प्रोजेक्टमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे प्रकरणं पुढे येतात. आणि म्हणून हे सगळं चालू आहे, हे बुजगावण्यासमोर चालू आहे. आणि म्हणून आम्ही बुजगावणे दाखवलेले. बुजगावणे अलर्ट करत असतात, पण ज्यांना कळतं की हे बुजगावणं आहे त्यास ते पाखरं घाबरत नसतात. तशाच पद्धतीनं हे 2 बुजगावणे असल्यामुळे त्यांचे जे पाखरं आहेत ते घाबरत नाही. शीत सत्र के अंतिम दिन भी शुक्रवार को विधान भवन पर 2 संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर हल्ला बोल किया है। सरकार से न्याय की आस लगाए इन मोर्चाकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सरकार को सौंपा। महादुला संघर्ष समिति के बैनर तले महादुला नगर पंचायत के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शीत सत्र के अंतिम दिन विधान भवन पर मोर्चा निकाला। हम लोग महादुला शहर में रहते हैं। महादुला संघर्ष समिति ओर से एक समिति बनाई गई है। वो इसीलिए बनाई गई है कि जो महाजैनको है, महाजैनको के 5 किलोमीटर दायरे में महादुला ये गांव जो प्रभावित क्षेत्र में आता है, और ये प्रभावित क्षेत्र में एक CSR पॉलिसी बनी हुई है। और ये CSR पॉलिसी का ऐसी एक तरतूद बनाई हुई है कि इनको महादुला के ओर से, अपने महाजैनको के ओर से निःशुल्क पानी दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो महादुला नगर पंचायत है, यानी 2013 से जो यहाँ पे NGP या अवैध वसूली हमारे महादुला के वासियों से कर रही है, यानी कि जो कि CSR पॉलिसी की हमको निःशुल्क पानी मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ की जो सरकार है कि जो नगर पंचायत के ओर से जो NGP लाकर हमको अवैध वसूली कर रही है और महीने का बिल ले रहे हैं। अलग विदर्भ राज्य बनाने, OBC समाज की जाति के आधार पर जनगणना कराने, पूरे महाराष्ट्र राज्य को टोल मुक्त करने जैसे अपने विभिन्न मांगों को लेकर शीत सत्र के अंतिम दिन बहुजन मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय संगठन ने भी विधान भवन पर मोर्चा निकालकर सरकार पर हल्ला बोल किया। और जन कल्याण समिति, अन्याय निवारण समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री इनको निवेदन देने जा रहे हैं। तो विदर्भ अलग होना चाहिए। जो खाद्यीकरण जो देश में हो रहा है, ये खाद्यीकरण नहीं होना चाहिए, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और जातीय OBC की जो जातीय जनगणना है, उनके विकास के लिए जातीय जो जनगणना है उनकी होना चाहिए। अभी तक की जातीय गणना नहीं हुई है। और जो कंपनी के जो प्रॉब्लम है गौर गरीब के, इनके प्रॉब्लम हल होना चाहिए। और इस देश में जो बहुजनों पे अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा जी फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बारे में जो गवर्नर थे अपने भगत सिंह जी कोश्यारी, इन्होंने जो अपमान जो किया है, इनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होना चाहिए। और जो समस्या है, 20-25 समस्या है, तो सरकार ने ये समस्या छोड़ना चाहिए। यही संगठन के माध्यम से हमारा निवेदन अभी महाराष्ट्र सरकार को जाएगा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।